तो बेटे, कल हमने बात की थी लोकल गवर्नमेंट के बारे में, और लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हुए हम बात कर रहे थे कि भाई किस तरह से 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 73वां संवैधानिक संशोधन के बारे में बात कर रहे थे। कल हमने पूरा कर लिया था कि कैसे 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किस तरह से रिलेटेड था जो पंचायती राज सिस्टम है, PRI, उसको ताकतवर बनाने के लिए। इसके बारे में बात की थी कि इससे पहले जब तक कि 1993 में 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये संविधान में संशोधन नहीं किया गया था, तो उससे पहले कभी चुनाव होते थे, उनका फिक्स टाइम नहीं था। जो चुनाव के बाद में जो पंचायतें बनती थी उनके पास पैसे का रिसोर्स नहीं था, और उनका निर्धारण नहीं था कि क्या क्या काम वो कर सकती है, क्या क्या उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। जब 1993 के अंदर ये पार्लियामेंट के द्वारा पास हो गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उसमें उस पंचायत के अधिकार क्षेत्र को ईयर मार्क कर दिया गया कि भाई ये कार्य जो है पंचायत करेंगी, और जो राज्य सूची में जो सब्जेक्ट थे जो होने चाहिए थे पंचायत के पास में, वो हमने बात की थे। ऐसे 29 सब्जेक्ट्स हैं जो राज्य सूची के पास में थे, और उनको लेकर अब चाहे तो कोई राज्य सरकार अपने PRI को, पंचायती राज सिस्टम, लोकल बॉडी या लोकल गवर्नमेंट को दे सकते थे। तो ये बात जितनी भी की थी ना बेटा, वो सारी की सारी बातें हमने की थी ग्रामीण इलाके के पंचायती सिस्टम के बारे में, ठीक है। और आज हम बात करेंगे, अब पूरे देश के अंदर पूरे गांव तो है ही नहीं, उसके बाद में शहर भी है, अर्बन एरिया भी है, तो वहां पर भी तो पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ होगा। तो उसके बारे में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, 74वां संवैधानिक संशोधन था, जो बात करता है शहरों के अंदर पंचायती राज सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो 73वां किस बारे में था बेटे, बताओ चलो योगेश। 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस लिए था, संवैधानिक संशोधन? ये स्थानीय इलाकों, ग्रामीण इलाकों में। हाँ, ग्रामीण इलाके में पंचायती राज सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावित करने के लिए था। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो होना था, हुआ उसी टाइम में, दोनों एक साथ पास हुए, ठीक है ना। लेकिन जो जो बातें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लिखी थी, वो सारी की सारी बातें, वो सारे के सारे प्रोविजन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी थे। कहने का अर्थ ये हुआ, इसका पर्पज ये है बेटा कि वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए था, ये शहरी क्षेत्र के लिए, लेकिन वो सारे के सारे प्रोविजन, जैसे कि भाई जो ग्राम पंचायत है 5 साल के लिए चुनी जाती है, यहां पर भी जो नगर पालिका का कार्यकाल है वो 5 साल होगा। उस जो सब्जेक्ट जो ग्राम पंचायत सिस्टम के पास है, यहाँ शहरों में भी वो सारे विषय के ऊपर ये जो नगर पालिका काम करेंगी। अब ये कैसे किया निर्धारण कि किसको हम गांव बोले और किसको शहर बोले, ये भी तो बात है ना। कई सारे गांव इतने बड़े हैं, देखने में लगता है वो कस्बे जैसे हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पॉपुलेशंस को रख सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, अर्बन एरिया को डिफाइन करने के लिए 5,000 या उससे ज्यादा की पॉपुलेशन है, उसको पूरा एक शहर या आप कस्बे के रूप में लिया गया। यानी कि जो नगर पालिका काम करेगी, जिस भी किसी शहर कस्बे की पॉपुलेशन अगर 5,000 से ऊपर है तो हम उसको शहर या कस्बा मानेंगे। और उसके बाद में पॉपुलेशन के कई सारे मायने थे, जिसमें नगर पालिका, महानगर पालिका, वो पॉपुलेशन के ऊपर है। जैसे कि आप देखते हो ना, 3-4 आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, मुंबई की बात कर सकते हो, कोलकाता की बात, दिल्ली की बात कर सकते हो, और चेन्नई। तो ये तो सबसे ऊपर हो गए जिनकी पॉपुलेशन अत्यधिक है, जिसके बारे में आपके यहाँ पर कोई चर्चा नहीं होगी। आपको सिर्फ इतना समझना है, शहरी और ग्राम के अंदर जो सारे के सारे प्रोविजन, उनके इलेक्शंस कौन कराएगा। ग्रामीण इलाके में भी स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयुक्त कराने वाला है, शहरों में भी वही कराने वाला है। उसका टर्म सेम होने वाला है 5 साल के लिए, ठीक है। वहीं अगर गांव की पंचायत है, वो अगर पहले डिसॉल्व हो जाती है, किसी वजह से उनको
कार्यकाल से पहले उनको कार्य से मुक्त कर दिया जाता है, तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना चाहिए। शहरों में भी ये होना चाहिए। यानी कि जो के तो जो प्रोविजन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ग्रामीण पंचायती राज सिस्टम के लिए थे, वो जो लेवल्स वहां पर सरकार के लेवल, हमने बात किया था ना पंचायती राज सिस्टम में, लोकल गवर्नमेंट में सबसे लोअर लेवल के ऊपर क्या होने वाला था वहां पर, ग्राम पंचायत, उसके बाद में ब्लॉक पंचायत, और उसके बाद में जिला पंचायत या जिला परिषद बोले, और इन सबका एक जिला प्रमुख। तो सेम यहाँ पर शहरों के अंदर में भी ये होना था, सिर्फ नाम का बदली है, क्योंकि शहरों में है तो जैसे जिला प्रमुख है तो उसको चेयरमैन के नाम से बोला जाता है। तो ये आपको इतना ही समझना है इसके अंदर में कि जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो सारे के सारे प्रोविजन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हैं। ठीक है बेटा, तो अब आप बुक में देखोगे तो 187 पेज के ऊपर है। 187 पेज निकाल लिया होगा, होपफुली आपने सभी ने निकाल लिया, तो मेरे को मैसेज करें ताकि हम आपको बुक से पढ़ा देते हैं। सारी चीजें वही हैं, जल्दी से मेरे को मैसेज करके बता दें, आप बोल के बताएं कि आप पहुंच गए हैं पेज नंबर 187 के ऊपर। ओके, हाँ चलो वेरी गुड, अच्छी बात है कि आप पहुंच गए हो। तो इसमें आप देख रहे हो बात क्या हुआ है कि शहरी इलाके की परिभाषा करते हुए जरूरी माना गया। मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट में तो 2 लाइनें लिखी है। नगर पालिका यानी कि गांव के अंदर जो शासन है वहां पर जैसे ग्राम पंचायत होती है, ऐसे शहरों में स्थानीय शासन के निकाय अर्थात नगर पालिका से है। और शहरी इलाका किसे कहते हैं, जैसे मुंबई कोलकाता जैसे महानगरों को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन जो शहरी इलाके गांव और नगर के बीच के होते हैं उन्हें पहचाना जाना इतना आसान नहीं होता है। भारत की जनगणना में शहरी इलाके की परिभाषा करते हुए जरूरी माना गया कि ऐसे इलाके में, अब वो बातें आ जाती है कि वो सारे इलाके जिसकी जनसंख्या 5000 या उससे अधिक है, ठीक है ना। दूसरी बात, अब इसमें 75% जो पॉपुलेशन है शहरों की, वो काम कहाँ करनी चाहिए, एग्रीकल्चर के अलावा। अब गांव में तो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, काम कर रहे होते हैं अपने खेतों में, तो यहाँ पर शहरों को उसको हम कस्बा मानेंगे जहां पर जिस इलाके के 75% या उससे ज्यादा जो नागरिक हैं वो एग्रीकल्चर के अलावा किसी दूसरे प्रोफेशन में है, तो उनको हम मानते हैं। ठीक है, अब देखो 4 आए और अब 2 रह गए। तुम्हारी हालत तो बेटा सुधारेंगे, वहां पर स्कूल में तो जरूर सुधार देंगे, तुम अब लोग नहीं सुधरने वाले हो। तो ये फिर दूसरा भी है कि जो, और हम कैसे पहचानने वाले हैं कि शहरी क्षेत्र क्या है, उसका कर दिया कि पॉपुलेशन जो है अगर उसकी डेंसिटी देखी जाए पर स्क्वायर किलोमीटर 400 या इससे ज्यादा सदस्य, 400 मतलब एक बार अगर किसी वजह से नेटवर्क चला गया तो उसके बाद में खुद ऐसे चले जाते हो कि जैसे कि दोबारा मुलाकात ही नहीं होगी। अभी नजदीक आ गया बेटा टाइम, अब तुम जो करना था ना सभी का हमने प्यार से तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है, स्कूल में मिलेंगे तो बात करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ सकते कि आप अपनी मनमर्जी करते रहेंगे। तो ये 400% पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि डेंसिटी की बात कर रहे हैं बेटा कि 400 आदमी 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, तो उसको आप शहर की कंसीडर कर सकते हो, कस्बे के अंदर कंसीडर कर सकते हो। अब जनसंख्या जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31% जनसंख्या शहरी इलाके में रहती है। ये 2011 के फिगर्स है बेटा। तो संविधान के 74वें संशोधन में संविधान के 73वें संशोधन का दोहराव है। मैं आपको बता चुका हूं, इसको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि जो प्रोविजन आपके 73वें संविधान संशोधन के अंदर ग्रामीण इलाके के लिए दे रखे थे, तो हुबहू वो के वो सारी की सारी चीजें शहरों में भी है।
ठीक है। तो सभी प्रदेशों में 73वें संविधान के संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बना दिए गए। इन प्रावधानों को अस्तित्व में आया 10 वर्ष से ज्यादा हो गए। आपकी बुक पुरानी है, ठीक है ना, 93 से आपके कब 2003 में ही 10 साल हो जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए 2021 में कितने साल हो गए हैं। 93 से ये सारे के सारे जो संशोधन है, संवैधानिक संशोधन, वो लागू हो चुका था। ठीक है। तो अधिकांश प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव कम से कम 2 बार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ प्रदेशों में तो 3-3 बार हो चुके हैं। यानी कि इससे आपको एक अंदाजा लगाना है बेटा कि सबसे पहले जो चुनावी व्यवस्था जो है उसको नए संवैधानिक संशोधन के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान ने सबसे पहले लागू कर दिया था अपने स्टेट के अंदर। आज ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या, अभी आपको थोड़ा याद करना होगा लेटेस्ट फिगर्स जो भी होंगे, कि 600 से ज्यादा जिला पंचायतें हैं ग्रामीण भारत में। और मिडिल लेवल के ऊपर जिसको आप ब्लॉक बोलते हैं ना, और उनकी जो प्रखंड स्तरीय पंचायत की संख्या 6000 है। जिला पंचायतें 600, क्योंकि ये बात कर रहे हैं जिला पंचायतें बेटा सबसे ऊपर होती है, तो जिले के अंदर जिला पंचायतें बहुत ज्यादा नहीं होगी। लेकिन आप मध्यवर्ती ब्लॉक लेवल पे एक जिले के अंदर ब्लॉक्स काफी होते हैं, तो 6000 की बात कर रहे हैं। और ग्राम पंचायतों की बात करें 2,40,000 है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो, जो जिला पंचायतें 600 और प्रखंड लेवल पे या तालुका लेवल पे 6000 है। और ग्राम पंचायतों की अगर बात करें तो 2,40,000 है। शहरी भारत में 600 से ज्यादा नगर निगम है। ठीक है। सबसे नगर निगम मतलब जो बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, तो नगर निगम 100 से ज्यादा है। 1400 नगर पालिकाएं हैं और 2000 नगर पंचायत मौजूद है। तो इसको आपको देखने से जो लोकल बॉडी है जो शहरों में काम करती है उसके बारे में एक अंदाजा लगना चाहिए कि सबसे छोटे लेवल पे होगी नगर पंचायत, फिर उसके बाद में क्या होने वाला है, नगर पालिका, और सबसे बड़ा लेवल होगा नगर निगम। यानी कि जो बड़े शहर है वहां पर नगर निगम काम करता है और उससे छोटे शहरों के अंदर नगर पालिका काम करती है और सबसे छोटे लेवल पे नगर पंचायतें काम करती है। 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है, 13 लाख महिलाएं हैं। यदि प्रदेशों की विधानसभा तथा संसद को एक साथ रखकर देखें तो इनमें जन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या 5000 से कम बैठती है। ये बात कर रहे हैं कि जो आपके विधानसभा या संसद के सदस्यों को अगर टोटल उनकी टोटल जो स्ट्रेंथ को देखें तो 5000 से कम है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है जो विधानसभा का क्षेत्र जो है सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो होती है आपकी जो संसद के लिए। लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग अगर पॉपुलेशन के मायने से देखा जाए तो लगभग आज की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से एक मेंबर ऑफ लोकसभा जो है, एक संसद सदस्य, वो 20-25 लाख, 17 से लेके 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। पॉपुलेशन बढ़ गई। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम 36 करोड़ थी जनसंख्या, लगभग 33 से 36 करोड़ का अंदाजा लगता है। तो तब हमने ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रखा था, 489 थे शुरू में, 489 जो कि बढ़कर 583 हो गए। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। और अब ये 2026 में फिर दोबारा से, क्योंकि देखो कहां 33 करोड़ बेटा, 36 करोड़, तब भी 489 से 543 बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है संसद सदस्यों की संख्या। तो और कितने साल बीत गए हैं, ये 1951 की बात है, 51-52 में पहला इलेक्शन हुआ था आपके। ठीक है, याद रहेगा ये बात। पहला इलेक्शन जो है संसद के, लोकसभा के इलेक्शंस पहले बार 1952 के इलेक्शंस कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि 51 में शुरू हुए, 52 में जाके फरवरी में खत्म हुए। तो उस टाइम में 489 थे, आज 543 है। जबकि पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ी है, 33 करोड़ के लगभग मानी जाती है, आज जनसंख्या 138 करोड़ के लगभग मानी जाती है। तो जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन संसद के सदस्य, यानी कि उस टाइम एक संसद सदस्य 5 से 7 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता था। अब पॉपुलेशन बढ़ चुकी है तो एक संसद सदस्य
17 से लेके 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी होने वाला क्या है 2026 के अंदर, आपको पता ही होगा कि दोबारा से ये जो होने वाला है इसको डिलिमिटेशंस कहा जाता है, परिसीमन आयोग, जिसमें आपके चुनाव निर्वाचन आयोग के सदस्य और साथ में डिलिमिटेशन कमीशन दोनों बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि कितनी पॉपुलेशंस बढ़ी है तो उसके हिसाब से संसद सदस्यों की जो संख्या है वो भी बढ़ी जानी चाहिए। ये क्लियर हो गया यहां तक सभी को? योगेश, हर्ष और कनिका, क्या क्लियर हो गया? शुरू के अंदर कितने जो संसद सदस्य लोकसभा के चुन के आते थे 1952 में, बताइए? हर्ष बताओ, हर्ष राजपूत। कनिका आप बताएं बेटा, मैंने क्या बताया 1952 के ड्यूरेशन में लोकसभा के सदस्य कितने चुन के आते थे? 489। देखा बेटे, आपको ध्यान रखना होगा, बातों को सुनना होगा। अगर नहीं सुन के खाली यस सर पे बैठे रहोगे तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। थोड़े से होश में आ जाओ। फिर दूसरी बात योगेश मेरे को बताइए, मैंने कितनी पॉपुलेशन बताया जब 1952 के अंदर पहले चुनाव हुए लोकसभा के, तो उस टाइम देश की पॉपुलेशन कितनी थी? योगेश, हर्ष राजपूत, कनिका? 35 to 36 करोड़। हाँ, 33 से लेके 36 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन मानी जाती थी। और योगेश अभी कितनी पॉपुलेशन है देश की? मतलब बेटा यही है कि तूने ब्रश करनी है ना, कान के अंदर ये लगा लेना है और ब्रश करते रहो अपने और बाकी काम में लगा रहो। होश में आ जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये तरीका नहीं हो सकता है कि सारी बातें जो है एनर्जी हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं फुल और तुम लोग कुछ सुन नहीं रहे हो। ये लड़की भी तो है, आप ही की क्लास में बैठी है लाइव क्लास को, इसको पहले से हो सकता है। कनिका आपको मालूम था बेटा उस टाइम पहले इलेक्शन के पीरियड में कितनी पॉपुलेशन थी? नो सर। हाँ, तो फिर अगर आप पहले बार में सुन के ध्यान रख सकते हो तो तुम्हें भी रखना चाहिए। हर्ष तुम यहाँ पे हो, सुन पा रहे हो मुझे? होश में आ जाओ, मैं बता रहा हूं तुम्हें। तो ये फॉर्मेलिटीज नहीं करना है बेटा, थोड़ा सा काम करो, ठीक है? चलो अपने चैप्टर्स में आगे आ जाते हैं। मैं तो तुमको अपडेट किया है जो चीजें तुम्हारे लिए रिलेवेंट है, जब स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपको जानना चाहिए, आपके लिए जरूरी है, ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही मैं बात कर रहा हूं। तो हम बात कर रहे थे कि 5000 जो आपके पूरे देश में लोकसभा के सदस्य और राज्य की विधानसभा के सदस्य और या फिर राज्यसभा के सदस्यों को कुल मिला के अगर देश के देखें तो 5000 के लगभग बैठते हैं, ठीक है? तो स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। अब ये लोकल बॉडी के इलेक्शंस आपको मैंने बताया बेटा, पहले तो क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया था कि ये चुनाव जो है पंचायतों की कराना जरूरी है। अगर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था तो इस वजह से इनके चुनाव वक्त के ऊपर हुए भी नहीं और उनकी कुछ शक्तियां भी नहीं थी। लेकिन अब जब ये मैंडेटरी कर दिया गया तो अब इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। यह बात एकदम जाहिर है कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में देश भर की पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका की संस्थाओं की बनावट को एक साथ किया गया है। मैंने बता ही दिया बेटा, जैसे ग्राम के अंदर में 3 लेवल है लोकल गवर्नमेंट के, ऐसे शहरों लेवल में, शहरों के अंदर भी इस तरह के रखे गए हैं। आप शहरों के योगेश मेरे को बताइए, आपने पढ़ा था कि शहरों में जैसे गांव में सबसे निचले स्तर की जो है निम्न स्तर पे ग्राम पंचायत, उसके बाद में मध्य स्तर के ऊपर होती है आपकी
ब्लॉक पंचायत जिसको कि तालुका पंचायत बोलते हैं, और फिर सबसे ऊपर होती है जिला परिषद या जिला पंचायत। तो ऐसे शहरों में कैसे होगा बेटा, मेरे को बताइए। नगर निगम, ओके, नगर पालिका, शाबाश, महानगर पालिका, ठीक है ना। हाँ, सबसे महा का मतलब सबसे ज्यादा जिसकी पॉपुलेशन होगी, तो ये डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द पार्टिकुलर स्टेट्स, सिटी, कि जिनकी जनसंख्या का एक लिमिटेशन रखा गया है, और उसके बाद में उसको महानगर पालिका में कंसीडर किए जाएंगे। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण स्थानीय निकायों में महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी सुनिश्चित हुई है। हमने कल बात की थी कि बता रहे थे कि बेटा सिर्फ और सिर्फ जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस है उसमें हमने फीमेल को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है। अब हर्ष मेरे को बताइए, जो कितना जो है लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर फीमेल्स को कितना रिजर्वेशन मिला हुआ है? आवाज निकालिए, आवाज आनी चाहिए, नहीं तो मैसेज कीजिए। योगेश बताओ बेटा, आप कितने % रिजर्वेशन दिया है? इसका अर्थ ये हुआ कि बेटा तुम लोगों ने कल जाके उसको छुआ तक ही नहीं बुक को। कनिका बताएं बेटा। 1/3। 1/3, 1/3 का मतलब होगा 33% रिजर्वेशन है। यानी कि मान लो कि आपके गांव में ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं वो टोटल 100 चुने जाने हैं, तो उसमें से 33 जो है महिला चुन के आएंगी, ये निश्चित है, ठीक है ना। 33 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी गांव में तो वार्ड बोला जाता है, लेकिन आप उसको निर्वाचन क्षेत्र ही मानिए ना, क्योंकि वहां से निर्वाचन होकर प्रतिनिधि आता है। तो अगर आपके गांव में से 100 जो है पंचायत पंच जो चुन के आने हैं मेंबर्स, तो उनमें से 33 महिलाएं होंगी, ये कंफर्म है, ये रिजर्वेशन है। और जो आपके सरपंच है वहां उसका भी रोटेशन में जो सरपंच की सीट है वो भी रिजर्व होती है। कभी वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होगी, कभी शेड्यूल ट्राइब के लिए होगी, या फिर अब एक इसमें और एक आपको बात बता देता हूं, रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन क्या समझते हो आप? मेरे को बताएं, कोई भी बताए तीनों में से बेटा। देखो, जो चीजें मैंने नहीं बताई है उसके बारे में मुझे नाराज नहीं होना चाहिए, ना मैं नाराज होऊंगा, लेकिन आप बताइए क्या है रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन, क्या है? कनिका, मैं होप कर सकता हूं आपसे। सर किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना। हाँ, उसको अगर सही से बेटर से एक्सप्लेन करें तो सोचो कि कोई पार्टिकुलर सीट आपने, सोचो कि रेवाड़ी की जो सीट है, रेवाड़ी का जो जिला प्रमुख का जो सीट है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, तो ये तो हो गया रिजर्वेशन। अब शेड्यूल कास्ट में भी हम एक और रिजर्वेशन दे दें कि ये शेड्यूल कास्ट में भी फीमेल के लिए रिजर्व है भाई इस बार, तो हो गया रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन हो गया ना ये, कि हमने रेवाड़ी का जिला प्रमुख जो चुनना है इस बार वो सीट थी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व। जैसे कि इस बार सोचो, मतलब मान के चलो शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, तो वो उस पर कंटेस्ट करने वाला जो भी हो गए सारे मेंबर्स वो शेड्यूल कास्ट के होंगे, या अदर बैकवर्ड क्लास की कोई सीट है तो अदर बैकवर्ड क्लास के होंगे। लेकिन फिर ये भी कंडीशन हो जाए कि अदर बैकवर्ड क्लास में या शेड्यूल कास्ट में भी फीमेल ही होनी चाहिए, तो ये हो गया रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन। क्लियर हो गया ये बात बेटा? यस सर। हाँ, तो अपने बुक में आ जाइए। आरक्षण का प्रावधान अध्यक्ष और सरपंच जैसे पद के लिए भी है। मैं आपको बता चुका हूं कि सरपंच का जो चुनाव, जैसे चुनाव होता है, आपको पता है आजकल क्या है, पहले क्या होता था,
जो पंच चुने जाते थे और पंच जो है सरपंच का चुनाव करते थे, उसको इनडायरेक्ट बोला जाएगा। मेंबर्स चुने गए गांव में, वो मेंबर सरपंच को चुनेंगे। लेकिन आजकल क्या डायरेक्ट इलेक्शन है, सरपंच के चुनाव अलग से होते हैं, पंच के अलग से। यानी कि एक गांव में एक व्यक्ति को 2 वोट डालनी होगी गांव में। एक तो मेंबर्स के लिए जो अपनी निर्वाचन क्षेत्र है, क्योंकि पूरा गांव वार्ड में बटा हुआ है। दूसरा, पूरे गांव से एक सरपंच चुना जाना है, तो उसके लिए यानी कि 2 वोटें हो गई, 2 वोट हो गई। ये क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया? डायरेक्ट इलेक्शंस को मैं समझा रहा हूं, यस सर। समझ गए? हाँ। तो अब वो सीट जो है ना, वो सीट भी कई बार क्या होता है, जैसे रिजर्व रहती है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन वो रोटेशन में रहती है। 3-4 साल बाद एक बार, मतलब जो है 3-4 योजनाओं की बात कर रहा हूँ, 3-4 साल बाद, मतलब एक जो प्लानिंग है वो तो 5 साल के लिए चुना जाता है। फिर उसके बाद में हो सकता है कि वो जनरल कैंडिडेट के लिए हो जाए, कोई भी कंटेस्ट कर सकता है, लेकिन उसके बाद में फिर रिजर्व हो जाती है। यानी कि सरपंच उस गांव में रिजर्व होने का मतलब शेड्यूल कास्ट का ही बनेगा, और कभी कभी ऐसे रिजर्व हो जाता है कि फीमेल ही होगी। अब आज कम से कम 200 महिलाएं जिला पंचायतों की अध्यक्ष हैं, ठीक है। 2000 महिलाएं प्रखंड लेवल के ऊपर चुनी गई हैं, तालुका पंचायत के अध्यक्ष है। अब ये इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। मैंने आपको बोला था कि जैसे गांव के अंदर सरपंच होता है, तो तालुका लेवल के ऊपर ऐसा कोई पद नहीं है, और अब हम पढ़ रहे हैं कि तालुका लेवल के ऊपर भी अध्यक्ष होता है। तो आप मान के चलिए, उसको करेक्ट कर लेते हैं कि ये बोल रहे हैं ना कि इसी तरह से तालुका लेवल पे भी अध्यक्ष। तो कहने का अर्थ ये हो गया, हर लेवल के ऊपर एक अध्यक्ष है। गांव के अंदर सरपंच, तालुका का अध्यक्ष जिसको ब्लॉक का चेयरमैन बोला जाएगा, और इसके बाद में जिला अध्यक्ष या जिला प्रमुख, ठीक है। और ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच की संख्या कितना है? ये 80,000 से ज्यादा है। नगर निगमों में 30 महिलाएं मेयर महापौर हैं। ये किसी पार्टिकुलर एक पीरियड की दे रखी है, संख्या चेंज होती रहेगी, आपको पता है, याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको याद, मतलब इतना पता होना चाहिए, जब से हमने फीमेल को रिजर्वेशन दे दिया, तो हर लेवल पे, चाहे वो ग्राम लेवल पे हो, चाहे ब्लॉक लेवल के ऊपर हो, जिला लेवल पे, फीमेल्स काफी संख्या में आगे आई है अपने उस पार्टिकुलर क्षेत्र के लिए काम करने के लिए। तो महिलाओं की भागीदारी ज्यादा बढ़ी है, उनको हमने अधिकार ज्यादा दिए हैं। जो महिलाएं अभी तक अपने घर परिवार को संभालती थी, अब हम उन्हें और अलग क्षेत्रों में भी उनको काम करने की जिम्मेवारियां दी है। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर है कि इन संस्थाओं में महिलाओं की मौजूदगी के कारण बहुत स्त्रियों को राजनीति में के काम धंधे की समझ पैनी हुई है। इसमें बहुत सारी बातें बेटा ऐसी तो है नहीं, मतलब ये महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। महिलाएं अपना आज उनको ज्यादा एक्सपोजर मिला है, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई है। तो इससे क्या होगा, महिलाओं के प्रति जो डिस्पैरिटी थी, जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसको कम करने शुरू किया गया, और वो भी संवैधानिक संशोधन के थ्रू किया गया। महिलाओं को पद पर आसीन कराकर परिवार का पुरुष उनके बहाने फैसले लेता है। देखो डीमेरिट्स भी हैं, आपको पता भी है, आप प्रैक्टिकली जानते हो कि ये सब बातें इतनी, मतलब जो प्रैक्टिकल नहीं है, कहीं कहीं पर है, जो महिलाएं खुद अपने, अगर कोई सरपंच है, जिला प्रमुख है, तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे। ज्यादातर उनका होता क्या है कि उनके जो हस्बैंड है वो पूरी जिम्मेवारी को संभालते हैं। ये तो आप मानते हो। आपके गांव में भी कोई महिला सरपंच होगी, तो ज्यादातर अगर आपको कुछ काम होता है तो आप उनके जो भी मेल है, पुरुष है, उसी से जाके मिलते हैं। और कई बार तो यहाँ तक भी देखा गया है, सिग्नेचर भी जो मेल ही कर देते हैं। सरपंच उनकी पत्नी है, औरत है, और लेकिन पूरी जिम्मेवारी मेल निभाते हैं। तो ये ड्रॉबैक्स की बात कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण को संविधान के संशोधन ने ही अनिवार्य बना दिया है। इसके साथ ही अधिकांश प्रदेशों में पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान भी है। अब एक तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, और जो एक अलग से भी हो गया है, आपको पता ही, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है ना, जो जातियां
हम सोचते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में नहीं आई, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो उनको हमने अदर बैकवर्ड क्लासेस में रख दिया। अब फिर उसके बाद में एक और भी है कि कुछ ऐसी जाति है जो ना शेड्यूल कास्ट में आई, ना शेड्यूल ट्राइब में भी नहीं आई, और वो अदर बैकवर्ड्स में भी नहीं आए, तो वो है तो मतलब वीकर, कमजोर हैं फाइनेंशियली, तो हमने वीकर सेक्शन के लिए भी रिजर्वेशन का प्रोविजन कर दिया गया है। मान लो कोई ब्राह्मण है, वैसे तो उसको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि उसको रिजर्वेशन की आवश्यकता है, तो उनको हमने वीकर सेक्शंस की कैटेगरी में एक नई कैटेगरी बना दी है। आपको याद रहेगा ये बात, ठीक है। तो सामाजिक रूप से प्रभावित गांव पर अपने नेक्स्ट पैराग्राफ है 191 पेज के ऊपर, आप आ जाइए। सेकंड पैराग्राफ कि संविधान के संशोधन ने 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले किया है। मैंने कल ही ये बात हो चुकी थी कि जो सूची, राज्य सूची के अंदर जो विषय थे जिनके ऊपर इससे पहले 1993 से पहले राज्य सरकार जिनके कानून बनाती थी, उनके ऊपर काम करने का अधिकार था, अब ये 1993 के बाद 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के बाद में ये विषय अब आ चुके हैं किसके पास? आपके स्थानीय शासन के पास। और जब हम स्थानीय शासन की बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया जिला पंचायत, तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह से काम करेंगे। स्थानीय शासन के कामकाज के पिछले दशकों के अनुभव बताते हैं कि भारत में इसे अपना कामकाज स्वतंत्रता पूर्वक करने की छूट बहुत कम है। ड्रॉबैक्स की बात करें कि हमने कानून तो बना दिए, हमने स्थानीय शासन को भी कर दिया, लेकिन इनके पास में मतलब ये फ्रीली इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं कर पाते हैं। अनेक प्रदेशों में अधिकांश विषय स्थानीय निकाय को नहीं सौंपे थे। तो मैंने एक कल बात बताई थी कि बेटा ये राज्य सरकार निर्णय लेती है कि 29 सब्जेक्ट हमने ईयर मार्क कर दिए। पीके थुंगन कमेटी ने तो बता दिया कि 29 सब्जेक्ट से जो राज्य सरकार को, लोकल बॉडीज को, जो स्थानीय शासन को दे देने चाहिए, लेकिन बहुत सारे राज्य सरकार ने के ऊपर छोड़ दिया कि आप कितने सब्जेक्ट देना चाहते हो। तो राज्य सरकारों ने, कई सारी राज्य सरकारों ने सब्जेक्ट्स में से बहुत नाम मात्र के उनको दिए हैं, सारी पावर राज्य सरकार ने अपने पास रखी है। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि अगर राज्य सरकार जितने ज्यादा सब्जेक्ट पे काम करने की आजादी ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत को देंगे, तो जो इस नाम से जो बजट आता है, जो पैसे आते हैं, वो भी उनको देने होंगे। अगर ऐसा करेंगे तो उनके पास सोर्स ऑफ करप्शन के जो है तरीके कम हो जाएंगे। इसलिए कई बार राज्य सरकारें क्या करती है, वो अपने पास रखती है ताकि वो पैसा गांव में लगाना है, लेकिन पूरा लगाने का जो अधिकार है वो विधानसभा के सदस्यों के पास रहता है या सरकार के पास रहता है, और सरकार उस पैसे का अपनी मर्जी के हिसाब से इस्तेमाल करती है। कई बार भेदभाव करती है कि किसी गांव में दे दिया, किसी इलाके में दे दिया, किसी में नहीं दिया। वो जाति के आधार पर भी भेदभाव हो सकता है, वो धर्म के आधार पर भी करती है। और कई बार क्या है, वो पैसे को अपने पास में उसका कुछ परसेंट पैसा खा लिया, कुछ पैसा लगा दिया। तो इस वजह से ये पूरे के पूरे नहीं दिए गए हैं। तो आज आपका चैप्टर ये भी कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में कहीं पर आपको कहीं पर डाउट है तो बताइए बेटा, कहीं पर भी कहीं से इसको रिवाइज करने की या बात करने की जरूरत है, या कहीं पर कोई समझ में नहीं आया। मैंने बेसिकली फोकस किया आपका 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। इससे पहले का जो बातें हैं ना, वो आपके टॉपिक से, आपके जो एग्जाम्स में नहीं आने वाली है, लेकिन एज ए स्टूडेंट तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। और कहीं पर आपको कोई डाउट होता है तो मेरे से कभी भी आप मैसेज डाल दीजिए, या स्कूल में मिलेंगे तब बात कर सकते हो। लेकिन आपका आएगा कहां से? स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। आप इसको मार्क करके रख लीजिए, 181 पेज से आपके इस टॉपिक में आने वाला है, ठीक है ना। जो इस चैप्टर में आएगा 181 पेज से आएगा। इससे पहले 177, 178, 179
180 पेज से कुछ भी आपके एग्जाम्स में फाइनल एग्जाम तक भी नहीं आएगा। बट अगर आप कुछ प्रिपरेशन के को ध्यान में रखते हुए कर रहे हो आगे के भविष्य के लिए, तो आपको पूरी बुक को ही पढ़ना जरूरी है, कोई पेज नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। और उसमें भी अगर कहीं भी हमारी जरूरत है तो हम जरूर आपको बताएंगे। लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे टॉपिक्स आपके निकल गए हैं। कल हम आपको स्कूल में मिलेंगे तब ये बात कर लेंगे, बता देंगे आपको कौन कौन से चैप्टर्स जो है आपके नहीं है। जैसे बात करेंगे ये वाला जो चैप्टर है संघवाद फेडरलिज्म 150 पेज के ऊपर है, ये वाला चैप्टर आपका नहीं है अभी। और चैप्टर मेरे पास पुरानी बुक है, उसमें चैप्टर दे रखा है एक संविधान एक जीवंत दस्तावेज, ये मेरे पास में चैप्टर नंबर 9 है। अब ये चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे, अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो मैं बता रहा हूं ये दोनों एक हो गए मर्ज के दोनों चैप्टर। आप ईयर मार्क कर लीजिए, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 9 अगर किसी के पास में अलग अलग दे रखे हैं, संविधान एक जीवंत दस्तावेज, ठीक है ना, ये दोनों एक हो गए मिलके, क्योंकि दोनों में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बातें होनी है। तो अलग अलग रखा था, वैसे ठीक तो नहीं था लेकिन पहले किसी ने बनाया होगा। और चैप्टर नंबर 10 जो है संविधान का राजनीतिक दर्शन 220 पेज के ऊपर, वो चैप्टर भी आपके पिछले साल तो था नहीं, इस साल हम एक बार फिर देख लेंगे। कहीं अभी भी नया सिलेबस आ चुका है आपका रिड्यूस सिलेबस, तो उसमें हम एक बार देख लेंगे। मेरे ख्याल से इस साल भी होगा नहीं। ये बातें क्लियर हो गई आपको? यस सर। ओके योगेश, मेरे को अपनी एनसीईआरटी दिखाओ अभी, एनसीईआरटी कैमरे के सामने लेके आइए। योगेश, हर्ष राजपूत, सर आपकी एनसीईआरटी दिखाओ बेटा। नहीं मुझे नजर आई। हर्ष राजपूत, अरे बुक दिखाओ बेटा, बुक मेरे को आपकी बुक दिखाइए, बुक एनसीईआरटी। ओके योगेश, तुमने नहीं खरीदा है बेटा अभी तक? योगेश, कनिका आप दिखाएं। कनिका के पास भी नहीं है क्या आज? कनिका तुम्हारे पास है बेटा अभी एनसीईआरटी है? यस सर। दिखाएं हमें जरा। तुम्हारा ओके, ठीक है ठीक है। तो कल आप अपना एनसीईआरटी लेके आएंगे, जितने चैप्टर हो चुके हैं उनके आपके नोट्स होने चाहिए, साथ ही इस चैप्टर के नोट्स नहीं होने से भी चलेगा क्योंकि ये चैप्टर अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। बाकी चैप्टर आपके फेयर नोटबुक के अंदर कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। टाइम क्या हो गया मेरे को बताएं। 9:12। अरे बाप रे, चलो ठीक है, मैं दूसरी क्लास का टाइम हो गया, ठीक है बेटा।